नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश भसोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य ने बताया कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी शुरू की गई है और साथ ही ब्लड बैंक जल्द शुरू किया जाएगा। ब्लड बैंक के लिए अप्लाई भी किया गया है। परमिशन मिलने के साथ में ब्लड बैंक शुरू किया जाएगा। हालांकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट की कमी बड़ी परेशानी बना हुआ है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पिछले एक साल में 60 असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट किए गए हैं, लेकिन महज 13 असिस्टेंट प्रोफेसर ने ज्वाइनिंग ली है। तो टेक्नीशियन को भी हमने ट्रेन कर दिया है, तो धीरे धीरे स्टाफ को की ट्रेनिंग होगी है। जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी तो हम जो है ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। जैसे उनके इंस्ट्रूमेंट है, उसके इंस्ट्रूमेंट की भी परचेज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो जो रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी आ जाएंगे। फैकल्टी की क्या स्थिति आपके पास अभी है? फैकल्टी का अभी हम लोगों की 60 है फैकल्टी, तो कुछ विभागों में डेफिशिएंसी है, तो उसको पूरा करने के लिए अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है अपॉइंटमेंट हुए थे, तो उसमें से जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट हुए थे, उसमें से 13 लोगों ने जो है यहाँ पर ज्वाइन भी किया हुआ है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बीते 12 नवंबर को हुए टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों को लेकर राजनीति तेज हो गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि इतने दिन बीतने के बावजूद भी सुरंग के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की भी मांग है कि सरकार को सभी सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट भी कराना चाहिए। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि भू धसाव को लेकर हिमालय क्षेत्र संवेदनशील है, इसको लेकर सरकार को पहले ही चेत जाना चाहिए था। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सुरंगों में मैं काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है और सिलक्यारा में 4.5 किलोमीटर की सुरंग निर्माण में एक भी सुरक्षा एग्जिट की व्यवस्था और आपदा से निपटने के लिए कोई भी प्रबंध या फिर यंत्र मौके पर नहीं थे। उत्तराखंड में आए दिन आपदाएं भी आती रहती हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही। सरकार सुरक्षा ऑडिट कराने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। जहां जहां सुरंग बन रही उसका नियम है कि आप जितनी बनाओगे 10 मीटर बनाओगे तो 10 मीटर पक्की करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे और 10 मीटर में आप पाइप बिछाओगे, ह्यूम पाइप बिछा के आप आगे चलोगे। लेकिन उसमें भी नहीं कोई नियमों का पालन हो रहा है। आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको ही। अगर वहां ह्यूम पाइप होते तो ये स्थिति नहीं होती, लोग न फंसते, लोग फिर भी बच जाते। लेकिन आपने जानबूझकर सरकार ने गलती की। सरकार ने नियमों की अनदेखी की और जो कंपनियां काम कर रही हैं उन्होंने अनदेखी की। अभी तक भी उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। काशी के पास चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू को लेकर दुआओं के हाथ भी उठने लगे हैं। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी ने मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया और साथ ही सभी मजदूरों की कुशलता की प्रार्थना भी की। आपको बता दें कि महासचिव वीरेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा का दुग्ध अभिषेक किया और वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि पिछले 7 दिनों से अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना की सुरंग में फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक का प्रयास कर रही है और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी मजदूरों को रेस्क्यू कराने के लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा जो उत्तरकाशी के अंदर टनल में जो फंसे 41 मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। उनके परिवारों को इस घड़ी में पूरी शक्ति प्रदान करे, इसलिए मां गंगा से प्रार्थना की। देहरादून में डिप्टी एसपी मलखान सिंह के बेटे ने अपनी ही मां की मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बलबीर रोड जज कॉलोनी में रहने वाली महिला की उम्र 55 साल के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी ने खुद की भी नस काट ली है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से आरोपी आदित्य को गिरफ्तार किया है और एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि मलखान सिंह डिप्टी एसपी के पद पर
मुरादाबाद में पोस्टेड हैं और सुबह जब इन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया था तो फोन ना उठाने की वजह से इनको शक हुआ। जब इन्होंने घर में आकर देखा तो वे मृत मिली। मुरादाबाद में पोस्टेड है पुलिस में, और इनके द्वारा जब सुबह कॉल किया गया था अपनी वाइफ को, तो ना उठने पर इनको शक हुआ। मतलब काल वो वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ पर अंदर दरवाजा बंद था, फोर्सफुली जब खुला गया तो अंदर छत लाश जो उनकी पत्नी की वो मिली। और इनका बेटा भी यहाँ पर आदित्य है, वो भी इंजर्ड है। इंजर्ड मतलब से अपनी नस कुछ काट रखी है। अभी तक प्राथमिक जानकारी में अभी तक ये पता चला कि कुछ मानसिक रूप से परेशान भी था, उसका इलाज भी चल रहा था। अब किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है वो पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि घर के अंदर बेटे के द्वारा कहीं आवेश में आकर या कहीं अन्य मानसिक परिस्थितियों के जो बताया जा रहा है उनके पिताजी द्वारा, उसके कारण ये घटना की, क्योंकि पूर्व में भी ऐसे भू पाटपीट की घटनाएं सब बता रही करता था। गदरपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गदरपुर तहसील परिसर में एसडीएम गौरव पांडे को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी एक ही दिन में 5 जगह ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कि गलत है, और निकाय चुनाव के संबंध में उनकी ड्यूटी भी लगा दी गई। इसके अलावा भी कई अन्य कार्य भी सौंपे गए जो पूरी तरह से गलत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि उन पर इतना बोझ न डाला जाए। तो वहीं एसडीएम गौरव पांडे ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से उनकी ड्यूटी लगाई गई है, इसमें कोताही नहीं होगी और हर हाल में बीएलओ और अन्य विभागों के काम करने ही पड़ेंगे। हमें इसलिए शासन द्वारा निर्वाचन का काम भी कराया जा रहा है, इसमें बीएलओ का भी काम है, हमारे विभागीय कार्य भी है, पोषण टैकर का काम भी किया, हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है। एजुकेशन वाले भी हमारे दोस्त एजुकेशन वाले भी हमारे केंद्रों पर आ रहे हैं कि उनको लाभार्थी से जोड़ा जाना है। भी हमारे केंद्रों में अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी 1 महीने की ड्यूटी लग रही है। 1 बजे तक हमारा अपना आंगनबाड़ी का कार्य है। उसके बाद हमारा पोषण टेकर के लिए हमें घर घर जाके फोन वेरिफिकेशन कराने, हम 5 बजे तक फील्ड में रहते। ये बताइए हम निकाय चुनाव का कार्य कब करें? विधानसभा लोकसभा चुनाव व नगर निकाय चुनाव दोनों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि हम दोनों कार्य एक साथ कैसे करें, उसी संबंध में ये लोग अपनी बात रखने आए हैं। इनको ये चीज़ समझा दी गई है कि दोनों अलग कार्य हैं और दोनों कार्यों को चूंकि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं तो दोनों कार्यों को किया जाना अनिवार्य है और उनको ये अवश्य रूप से करेंगे। संबंधित नगर निकाय और संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो इनको जो भी उचित सहयोग है उसको उपलब्ध कराएंगे। चूंकि यह कार्यक्रम समयबद्ध होते हैं इसलिए इनको समयबद्ध जो समय दिया गया है, जो टाइमलाइंस दी गई हैं उसके अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है। नैनीताल जनपद के ओखलकांडा ब्लॉक के चिड़ाखान रीठा साहिब मोटर मार्ग में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि 9 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चल रहा है। और ऐसे में देर रात डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने भी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जाकर बच्चों का हाल जाना और साथ ही घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश डीएम के द्वारा भी दिए गए। आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को सीएम द्वारा 2-2 लाख रुपए की दिए जाने की घोषणा भी की गई और साथ ही जिला प्रशासन द्वारा सीएम राहत कोष से भी आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की गई है। घटना हुई है आज जो छेड़ाखान मार्ग पर, काफ़ी दुखद जो है दुर्घटना है। लगभग 11 व्यक्ति उस पिकअप में सवार थे और 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई है और एक बच्चा अभी यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको हमने अभी देखा है, डॉक्टर से भी बात करी है। तो बच्चे को बाहर तो ऐसा कोई शरीर पर चोट नहीं है, लेकिन उसको सर में चोट डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं। और भी सारे उसके जो बेसिक टेस्ट है वो कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकती है या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है वो उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। डॉक्टर्स को भी यही निर्देश दिए है कि इस बच्चे का जीवन बचाना अभी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली लगभग जो है इस दुर्घटना में सबकी डेथ हो गई है। तो बाद में उसके बच्चे के पुनर्वास वगैरह के बारे में भी प्रशासन व्यवस्था कर पाएगा। अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो उसका जीवन बचाने की है। ये जो दुर्घटना थी इस मार्ग में, ये लगभग 8:30 बजे के आसपास इसकी सूचना प्रशासन को मिली थी और टीमें विदिन 15 मिनट्स सारी मूव हो गई थी, धारी से भी और भीमताल क्षेत्र से भी, स्वास्थ्य, एसडीआरएफ, एसडीएम और तहसीलदार वगैरह। और 11:30 पौने 12 बजे तक लगभग सभी वहाँ पहुँच गए थे और 12:30 बजे एसडीएम भी मौके पर जो है पहुँच गए थे घटनास्थल पर। अभी रात में भी हमने, क्योंकि पोस्टमार्टम भी मौके पर ही कराया गया है सभी का, जो भी डेड बॉडीज़ थी,
उनका। और सुबह क्योंकि अंतिम संस्कार ग्रामीण वासियों के द्वारा वहाँ किया जाना है, तो हमने ये निर्देश दिए हैं उप जिलाधिकारी को कि वहीं गांव में ही वो निवास करेंगे। आज वो कतलोट में रुके हुए हैं और सुबह अंतिम संस्कार तक का जो भी सहायता की आवश्यकता पीड़ित परिवारों को होती है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद भी जो चीज़ें यथासंभव हम लोग कर पाएंगे वो करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी 2-2 लाख रुपए की घोषणा करी गई है, उसके चेक भी हमने बनाकर भिजवा दिए हैं। तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट तक वो भी सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध हो जाएंगे। जो धनराशि है उसकी भी जो व्यवस्था है वो करवा दी गई है। इसके बाद भी भविष्य में, क्योंकि ये धनराशि तो बहुत कम है जो भी है, लेकिन भविष्य में भी यदि किसी सहयोग की ज़रूरत होगी तो इन परिवारों के लिए हम लोग शासन को प्रस्ताव भेजेंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में या अन्य किसी मद में जो सहायता दिलवाई जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश करी जाएगी। मंगलौर में लिबेर हेडी सहकारी गन्ना विकास समिति की चतुर्थवर्षीय वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि जिसमें पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई किसान शामिल हुए। समिति चेयरमैन की तरफ से समिति की आय का ब्यौरा किसानों के समक्ष भी रखा गया। किसानों की निकाय बैठक में किसानों की समस्याएं सुनी गई और साथ ही पिरोई सत्र शुरू होने के बाद में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए किसानों की समस्याओं पर भी विचार किया गया। बैठक में गन्ना के समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की किसानों ने मांग की और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना विकास समिति की नींव किसानों के हितों में रखी गई है और वहीं सरकार भी जल्द गन्ना मूल्य घोषित करेगी। पर आए हैं, मैं भाई सुशील जी और बहन रेणु जी का स्वागत करता हूं। उन लोगों ने हमारा बड़ा यहां पर बुलाकर सम्मान किया, स्वागत किया। हम सब लोग किसानों के साथ, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। और जो हमारे लिबा रेडी गन्ना सहकारी समिति है, बहुत अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है। समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी और सभी प्रतिनिधियों ने, सभी सम्मानित किसान प्रतिनिधियों ने आज हमारा इस बैठक में जितने भी प्रस्ताव थे उनको सर्वसम्मति से पारित किया है। और ये उत्तराखंड की आज नंबर 1 समिति बन गई है, क्योंकि ये ऐसी समिति है जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 जो करंट का है उसकी संतुलन पत्र बना के ऑडिट भी करा दिया है और आज इसकी एजीएम भी हो गई है। उत्तराखंड में कोई ऐसी समिति नहीं है जहां पर ये हुआ हो। दूसरा, आज समिति का के लिए दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इसका स्थापना दिवस भी है। 2009 में बनी थी, आज 14 वर्ष की हो गई है। ऋषिकेश में बढ़ते टेम्पो की संख्या ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। जगह जगह सड़क पर अतिक्रमण कर टेम्पो चालकों ने नए स्टैंड अवैध रूप से बना दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिन पर कार्रवाई नहीं होने से टेम्पो चालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे। स्थानीय लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए टेम्पो स्टैंड को हटाने की मांग प्रशासन से भी की है। साथ ही नए टेम्पो स्टैंड का मामला जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है वो नगर निगम के इंद्रामणी बडोनी हॉल के बाहर नेशनल हाईवे का है, जहां पर कुछ टेम्पो संचालकों ने सड़क पर कब्जा कर टेम्पो स्टैंड बना दिया और साथ ही अनधिकृत रूप से बनाए गए इस टेम्पो स्टैंड को लेकर कई बार स्थानीय लोग अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर चुके हैं। फिर भी टेम्पो स्टैंड को नगर निगम के बाहर से नहीं हटाया गया। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि नेशनल हाईवे की टीम ने कोयल घाटी से त्रिवेणी घाट तक, चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम तो किया है, लेकिन अब उस जगह पर जगह जगह अतिक्रमण हो गए हैं, जिससे सड़क चौड़ी होने का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि लगातार अतिक्रमण के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, तो बढ़ते टेम्पो ने लोगों की चिंताओं को भी काफी बढ़ा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं जहां पर अतिक्रमण रास्तों पर हो रखा है, जहां पर लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है और साथ ही यहां पर मनमाने ढंग से अवैध ऑटो रिक्शा जो हैं वो खड़े रहते हैं, जिससे निकलने में भी काफी परेशानी होती है और साथ ही कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं जहां पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से अतिक्रमण को लगा लिया जाता है। टेम्पो चालक अपने आप से वहां स्टैंड जहां है वहां पर ना खड़ी करके अवैध स्टैंड बना रखा है, जहां पर अवैध तरीके से अपने ऑटो रिक्शा जो है वो पार्क करते हैं
और साथ ही वहां से सवारियां भी भरते हैं, जिससे टेम्पो चालक अवैध स्टैंड तो बना रहे, साथ ही लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। यहां से ये पूरी तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां पर बढ़ते टेम्पो ने लोगों की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। लगातार अतिक्रमण किया जाता है, जिससे कई बार ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिलती है, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है और साथ ही लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर टेम्पो चालकों के ऊपर कार्रवाई करने की लगातार मांग भी होती रही है। आपको बता दें कि जो खबर है वो ऋषिकेश से है, जहां पर बढ़ते टेम्पो ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। यहां पर ट्रैफिक समस्या जो है वो काफी देखने को मिलती है। 19 नवंबर यानी कि कल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी होना है, जिसमें टीम इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है और इसी को लेकर देश भर में दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में वर्ल्ड कप में भारत की जीत को लेकर जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान होने लगे हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में भी स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने परमार्थ निकेतन के ऋषि कुमारों के साथ में मिलकर यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में आहुतियां डालकर भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनाने के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने बताया कि भारत की क्रिकेट टीम का कोई मुकाबला नहीं है। कल मैच होना है, जिसको लेकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है भारत और इसको लेकर लगातार जीत के लिए हवन भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही परमार्थ निकेतन में यज्ञ का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि परमार्थ निकेतन में यज्ञ हो रहा है और वर्ल्ड कप फाइनल में भारत पहुंच गया है और भारत की जीत की कामना यज्ञ के थ्रू की जा रही है। आप भी देख सकते हैं तस्वीरें जो कि ऋषिकेश की परमार्थ निकेतन की हैं, जहां पर यज्ञ किया जा रहा है और साथ ही कामना की जा रही है कि भारत ही विजयी हो और वर्ल्ड कप फाइनल में भारत जो है वो पहुंच चुका है, जिसको लेकर लगातार यज्ञ किए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और भारत को जिताने के लिए लगातार यज्ञ की आहुतियां भी दी जा रही है और भारी संख्या में लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की हैं, जहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया, हवन किया गया और साथ ही यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं यज्ञ में शामिल भी हुए और साथ ही भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। उधम सिंह नगर जिले के किच्चा तहसील अंतर्गत अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है और इस दौरान अवैध रूप से काटी गई 12 कॉलोनियों का प्रशासन ने निरीक्षण किया और साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग की भूमि को अवैध रूप से कॉलोनी में शामिल किए जाने की पुष्टि भी करते हुए प्रशासन ने मौके पर कॉलोनी के बीच सरकारी भूमि का बोर्ड भी लगा दिया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी इस तरीके की प्राधिकरण के अप्रूवल के बिना कॉलोनी बन रही है उस पर सख्ती की जाए। उसी क्रम में आज प्राधिकरण की संयुक्त टीम के द्वारा किच्छा के चुटकी सोनेरा क्षेत्र में कई कॉलोनियों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। उसमें यह भी निर्धारित किया गया, उनके दस्तावेज चेक किए गए, जहां जहां भी प्राधिकरण के अप्रूवल नहीं था उनकी सूची बनाई गई है। जैसा कि एसडीएम महोदय ने आपको अवगत करा दिया है, ये फिलहाल अभी हम जो फ्री जोन घोषित है अभी इन कॉलोनी को देख रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अवैध कॉलोनी पर रोक लगाने का हमारी प्राधिकरण की तरफ से हमें जैसे जैसे निर्देश दिए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई सुचारू रूप से गतिमान रहेगी। ये यहाँ पे आप पहुंचे थे, क्या था इसकी शिकायत और क्या मतलब आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई प्राधिकरण की ओर से? प्राधिकरण की तरफ से अभी तो एसडीएम महोदय के जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। रुड़की के राजकीय इंटर कॉलेज में 3 दिन तक चलने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसका शुभारंभ बीजेपी विधायक प्रदीप बंत्रा और साथ ही एनसीईआरटी के अपर निर्देशक अजय कुमार नोडियाल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज से निकलने वाले बच्चों ने इस प्रदेश का नहीं बल्कि इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इस आयोजन से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने और साथ ही विज्ञान को सीखने का मौका मिलेगा। विज्ञान की नई नई जानकारियां भी हासिल होंगी।
विकासखंड द्वारहाट में रामलीला मंचन की धूम है। आपको बता दें कि विमांडेश्वर महादेव मंदिर द्वारहाटा में मंचन चल रहा है और कड़ाके की ठंड के बावजूद देर रात तक लोग मंचन का आनंद लेते हुए नजर आए। तीसरे दिवस की रात जनक के दरबार में धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजाओं द्वारा धनुष तोड़ने में विफल होना और साथ ही आपको बता दें कि विश्वामित्र का राम लक्ष्मण के साथ में पहुंचना, राम द्वारा धनुष तोड़ना और साथ ही परशुराम लक्ष्मण संवाद और जनक द्वारा अयोध्या नरेश को शादी के निमंत्रण भेजने तक लीला का मंचन किया गया। जनपद पौड़ी के एसएसपी श्वेता चौबे ने ठंड के दौरान सक्रिय होने वाले चोरों की चोरी से पहले गिरफ्तार करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं। इसके अलावा कोटद्वार में 44 और पौड़ी में लंबित पड़े 18 शिकायती पत्रों का भी तत्काल निस्तारण करने के लिए कहा है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर एसएसपी ने थाना प्रभारियों को विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही आपको बता दें कि पौड़ी पुलिस मुख्यालय में एसएसपी श्वेता चौबे ने अपराध समीक्षा बैठक की और मौके पर मौजूद सभी थाना प्रभारियों से जनपद में हुए क्राइम को लेकर एक के बाद एक सवाल जवाब भी किए। रुद्रपुर इंदिरा बंगाली कॉलोनी में मातृशक्ति की एकता रंग लाई है। आपको बता दें कि नाटकीय ढंग से विधायक ने शराब माफिया को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 35 का पार्षद खुद बीजेपी का है और पार्षद पति के इशारे पर वहां पर दर्जनों रेस्टोरेंट एवं होटल चल रहे थे। मातृशक्ति के आक्रोश की वजह से बीजेपी पार्षद नदारद हो गए और आपको बता दें कि मातृशक्ति के आक्रोश को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे और जनता को समझाने के उद्देश्य से आबकारी अधिकारी को फोन पर खरी खोटी भी सुनाई। आपको बता दें कि जिस तरीके से सत्ता के विधायक को शराब माफिया को पकड़ाने के लिए खुद मैदान उतरना पड़ा, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचर नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जिले के पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था को लेकर नशा मुक्ति उत्तराखंड बनाने का दावा ठोकते हैं, जब हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार द्वारा जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने कम संसाधन होने के अलावा हवाला देते हुए अपनी मजबूरी जाहिर की है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में घरों से शराब भी बरामद की है। देखिए, आबकारी विभाग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है अवैध शराब के विरुद्ध। अभी तक हमने इस साल जो है 107 केस हमने पकड़े हैं आबकारी विभाग ने रुद्रपुर क्षेत्र में। इसके अलावा बाकी जिले के बाकी इलाकों में भी हमारी टीमें जाती हैं, क्योंकि हमारे संसाधन कम है तो हम लोग इकट्ठे संयुक्त दबिश करते हैं। तो पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रुद्रपुर में अभी तक 4800 लीटर करीब हमने शराब पकड़ ली है। इस तरीके से ये होटलों पे शराब परोसने का भी मामला सामने आ रहा है, इस पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, लगातार हम लोगों ने छापेमारी की बंगाली कॉलोनी में। ये जो रुद्रपुर की घटना है इंदिरा कॉलोनी की, ये सरकार की विफलताओं को दर्शाता है। सरकार और प्रशासन कितना लापरवाह है, जिसके चलते क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा जी को वहां जाकर ये सब करना पड़ा। अगर प्रशासन और आबकारी विभाग मिलकर आपस में ईमानदारी से काम करें तो इन सबको बहुत आसानी से रोका जा सकता है। ये तो सच है कि यहाँ शराब बिकती है, उनका इस समय छापेमारी चल रही है, सबसे छापेमारी कैमरा लगा के तो इस कारण शराब नहीं मिल रहा और पुलिस ने यहाँ बीट बॉक्स लगा दिया जिसमें 24 घंटे पुलिस रहेगी और शराब किसी भी कीमत पे यहाँ दिखने नहीं है। क्या ऐसे लोगों की कोई सूची तैयार की जा रही है जो कि यहाँ पर धंधा करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या फिर शराब पिलवाते हैं? देखिए, जो ठेलियाँ पहले ठेलियों पे शराब पिलाने की सूचना थी, वो सारी ठेलियाँ चौकियों पर दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सूची तैयार की जा रही है। आपको बताया कि यहाँ बिल्कुल सच जगह मतलब किन धाराओं में उनका चालान किया जाएगा? 60 एक्साइज और जो भी बरामद इस तरीके से कानून है उस हिसाब से किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सौर ऊर्जा